जो आज आप लोगों का सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है दैट इज योर अकाउंटेंसी। क्या? कौन सा? अकाउंट्स। जानते हो कुछ उसके बारे में? डेबिट क्रेडिट देखा होगा। अच्छा, हम मानकर चलेंगे कुछ नहीं देखा होगा, मान लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अकाउंटेंसी सब्जेक्ट को। क्यों जरूरी है ये अकाउंटिंग सब्जेक्ट? क्या फ़ायदा मिलता है इस अकाउंटेंसी से? नाम तो बड़ा सुन रखा है सर, हमने नाम सुन रखा है अकाउंट्स, सर हमने नाम सुन रखा है अकाउंटिंग, हमने नाम सुन रखा है अकाउंटेंसी। अरे सर पहले तो ये बताइए इन तीनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क मालूम है? सबसे पहले ये जो भी चीज़ें चल, तुम लोग यहाँ बैठे हो ना, बेसिकली अकाउंट्स की ही देन है। तुम लोग यहाँ से घर जाओगे ना, बेसिकली अकाउंट्स की ही देन है। जहाँ पर ये आया वहाँ अकाउंट्स है। क्या आया? अच्छा, मनी। जहाँ पर पैसों की बात हुई, इट मीन्स वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द अकाउंटेंसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है ना? अगर मैं अपनी बात करूं ना, आई एम रनिंग माई बिजनेस, मैं अपना बिजनेस रन कर रहा हूं। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल बीता, अकेले नहीं कर रहा। इज इट पॉसिबल टू मी टू रन दिस बिजनेस अलोन? इज इट पॉसिबल एट ऑल दैट आई विल डू ईच एंड एवरीथिंग अलोन? क्या मैं सारी चीजें अकेले कर सकता हूं? इट रिक्वायर्स अ टीम। इसमें टीम की जरूरत है। कोई टाइपिंग ऑपरेटर होगा, कोई एडिटिंग ऑपरेटर होगा, कोई रिकॉर्डिंग ऑपरेटर होगा, डिफरेंट डिफरेंट, कोई काउंसलर होगा, कोई रिसेप्शनिस्ट होगा। ईच एंड एवरीबडी इज देयर टू हेल्प मी आउट। और हम सारे लोग ना अलग अलग काम करते हैं। मेरी बात समझना, सारे लोग अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? हटाना थोड़ा। हाँ, किसके लिए काम करते हैं? अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हैं। इतनी मार खाओगे, हटाओ उसको। अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए काम करते हैं। ऐसे कैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए काम करेंगे? ऑब्जेक्ट सबका एक होगा। ऐसे कैसे? हम पूरब दौड़ेंगे, कोई पश्चिम दौड़ेगा, काम हो जाएगा क्या? बिजनेस चलेगा क्या उससे? अरे हम भी पूरब दौड़ रहे हैं, तुम भी पूरब दौड़ो। काम सारे लोग अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन सबका पर्पस एक है। भगवान एक है। उसी तरह सबका पर्पस यहां पर सोल ऑब्जेक्ट है। बुरा ना मानना मेरी बात का। मानोगे क्या? मान भी लोगे तो क्या कर लोगे? हमको तो कुछ नहीं होगा। चलो इधर देखो, ढंग से सुनना, मैं बीच में फंसाऊंगा तुम लोगों को। एग्जाम्पल तुम लोगों ने देख लिया, अगर फंसाऊंगा तो तुम लोग फंसना मत, अलर्ट रहना थोड़ा। कहने का मतलब यह है कि हम लोग कई लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, लेकिन सबका टारगेट अलग अलग है। अच्छा, एक है तो सबका पर्पस एक है। अच्छा, उसके बाद जब 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, 6 महीने आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर, नाउ आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट माई प्रॉफिट और लॉस सिचुएशन। भाई मुझे ये भी तो पता करना है कि मेरे बिजनेस को जो मैं रन कर रहा हूं वो फायदे में कर रहा हूं या घाटे में कर रहा हूं, किस में कर रहा हूं। अच्छा, पता करना पड़ेगा फायदे में कर रहा हूं या घाटे में कर रहा हूं, नहीं पता करना है? कैसे पता चलेगा? फाइनल अकाउंट, सीधे फाइनल अकाउंट, अकाउंटिंग के थ्रू पता चलेगा। किसके थ्रू पता चलेगा? वी आर नीडेड टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वी आर नीडेड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। हमको उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। परसों क्या खाए थे तुम रात में? क्या खाए थे तुम? अच्छा, अरे हम पूछ रहे हैं क्या खाए थे? क्या खाए? खाए क्या थे? अरे मतलब सब्जी में क्या था? अच्छा, उसके 2 दिन पहले क्या खाए थे? हो गया खत्म। इसी तरह अकाउंट्स में, इसी तरह अकाउंट्स में हम लोग का दिमाग इतना तेज नहीं है कि 10 दिन पहले रिक्शे वाले को 5 रुपए दिया था, उसके पहले रास्ते में आ रहे थे तो 4 रुपए की चाय पी ली। अरे नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल टू रिमाइंड ईच एंड एवरीथिंग सिस्टमेटिकली इन आवर माइंड। वी आर नीडेड टू रिकॉर्ड समवेयर इन द बुक्स। हमको कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा।
करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब 1 साल पहले हमने चाय पी थी वो हमें नहीं याद है, लेकिन उस अकाउंट्स बुक को याद है, हाँ या ना? उसको याद है। हमको जब पन्ना पलटेंगे हमें याद दिलाएगा, देखो तुमने चाय पी थी, देखो उसको 2000 सैलरी दिखा दे, देखो 10,000 उसको सैलरी दी थी, देखो 50,000 का मटेरियल परचेस किया था, देखो 2 लाख रुपए का मटेरियल सेल किया था। नाउ वी कैन फाइंड आउट ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम आवर बिग बुक्स ऑफ अकाउंट। नहीं कर सकते? ये चीजें हमें बताती हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट हमें बताती हैं कि आपने क्या ट्रांजेक्शन्स किए थ्रू आउट द ईयर। अच्छा एक बात बताओ, हम अपने बिजनेस का 5 साल बाद अपना प्रॉफिट या लॉस देखना चाहते हैं। मैं इतना बिजी हूं ना, मुझे डेली डेली टेंशन मत दो। मुझे ये लोचा डेली डेली का पसंद नहीं है, हर साल के एंड में आकर के बोलो। हमको अपना प्रॉफिट या लॉस कब देखना चाहिए? 4 या 5 साल में। 4 या 5 साल में कम से कम एक बार तो देखो। तुमको भी मैं तुम्हारा रिजल्ट 3 साल बाद बताऊंगा। तुमको भी तुम्हारा रिजल्ट कितने साल बाद दूंगा? 3 साल बाद। खुश रहोगे? 11th में क्या मार्क्स था, जब तक ये नहीं पता चलेगा 12th में तुम कितना ग्रोथ करोगे, टारगेट बनाओगे क्या? अगर ये था 10th में तुम्हारा 61% था, 12th में 11th में मैंने तुम्हें मार्कशीट दी ही नहीं। 10th में कितना था? 61%। 11th में मैंने तुम्हें मार्कशीट दी नहीं, तो 12th के लिए टारगेट क्या बनाओगे? नहीं, 61 तुम्हारा था 10th में, 11th में तुम पास हो, मैंने इतना बता दिया। मैंने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुमने कितना गेन किया परसेंटेज। नाउ व्हाट द टारगेट यू विल मेंटेन फॉर योर सेकेंड ईयर? अरे टारगेट कैसे नहीं मेंटेन है? अरे 61 के ऊपर करोगे ना। सर वो 61 पाए थे ना, वो मालूम है, 65 बनाएंगे अब। बोलोगे ना? 12th के लिए कितना टारगेट बनाओगे? 65। किसको देख करके? 10th को देख करके। लेकिन अगर 11th में तुम्हें तुम्हारी मार्कशीट में ऐसे तुम्हारा चेहरा दिखा दूं, उसमें तो तुम 66 पाए हो। कितना पाए हो? तो अब 12th के लिए कितना बनाते? 70। बात समझ में आई? नॉर्मली हम लोगों को हमारा चिट्ठा, जैसे तुम लोग का चिट्ठा होता है ना, वो मार्कशीट क्या होती है? चिट्ठा ही होता है एक तरह से। वो चिट्ठा तुम लोग को साल के अंत में मिल जाता है। एट द एंड ऑफ द ईयर यू came to know that yes, this is my percentage, and now in very next year I'll try my best to get higher from that. मुझे इससे ज़्यादा पाना है। टारगेट बनाते हो हर साल का एक बार। उसी तरह बिजनेसमैन बेचारा हर साल का टारगेट बनाता है। जिस तरह तुम लोग को हर साल लोड होती है परसेंटेज पाने की, रिजल्ट देखने की, उसी तरह बिजनेसमैन को भी लोड होती है ये जानने की कि साल भर में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। इसके लिए वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करता है। इज इट क्लियर? अकाउंट्स इस सारे प्रोसेस को कहते हैं। कोई बुक लेने जाओ उसमें लिखा होगा फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स। कोई बुक लेने जाओ तो सब्जेक्ट वही है, चैप्टर वही है, लिखा रहेगा अकाउंटिंग। कोई बुक तीसरे राइटर की पकड़ोगे तो वो लिखा रहेगा अकाउंटेंसी। अंदर चैप्टर वही है, लेकिन नाम ऊपर से अलग अलग है। तीनों का मतलब क्या होता है? अलग अलग है। ऐसे कैसे एक ऐसे कैसे अलग अलग नहीं? पर्पस एक नहीं है, लेकिन तीनों टर्मिनोलॉजी का फर्क है। मतलब अकाउंट्स, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग, तीनों का मतलब अलग अलग है। अकाउंटिंग का मतलब होता है यू आर नीडेड टू रिकॉर्ड समवेयर। अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने का तरीका, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंट्स एंड अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी जो होता है आपका, अकाउंटेंसी जो बताता है वो अकाउंट्स प्लस अकाउंटिंग दोनों के सिस्टम को मिला करके बताता है। अकाउंटेंसी ज्यादा ब्रॉड वे में बोला जाता है, सारी चीजें उसमें कवर हो जाती हैं। क्लियर? आएंगे अभी, चिंता मत करना, ठीक है ना? कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, सिस्टमेटिकली करते हैं। कैसे करते हैं वो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। ये जो फर्स्ट पैरा दिया हुआ है आपके लिए, जरा ढंग से देखें, आपको असाइनमेंट मिला होगा। Business is an economic activity undertaken with the motive of earning profit and to maximize the wealth of the owner.
ठीक है सर, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं, हमें नहीं समझ में आया। बिजनेस कैन नॉट रन इन आइसोलेशन, बिजनेस कभी भी अकेले नहीं चल सकता, बताया ना। लार्जली द बिजनेस एक्टिविटी इज कैरिड आउट बाय पीपल कमिंग टूगेदर विद अ पर्पस टू सर्व अ कॉमन कॉज। एक ही टारगेट को पूरा करने के लिए काम किया जाता है। कई लोग मिल करके एक ही पर्पस के लिए काम करते हैं, काम अलग अलग करते हैं लेकिन पर्पस एक होता है। This team is often referred to as an organization which could be different from forms. अब तुम लोगों ने देखा होगा सर ये तो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, वो पार्टनरशिप बिजनेस है, ये कंपनी का फॉर्मेट है, ये सोसाइटी का फॉर्मेट है, देखा है ना। फॉर्म कुछ भी हो सकता है, प्रारूप कुछ भी हो सकता है बिजनेस का, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी का फॉर्म हो, कुछ भी हो सकता है। चलिए, प्रोप्राइटरशिप जैसे मान लो मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं, मैं होल सोल हूं। होल सोल मतलब मैं ही अकेला मालिक हूं, उस पर किसी और का कंट्रोल नहीं है। मैं सारी पॉलिसी खुद बनाता हूं, यहां कोई दूसरा उसमें टांग अड़ाने नहीं आता। पार्टनरशिप में अगर तुम मेरे पार्टनर बन जाओ तो टांग अड़ाओगे, क्योंकि अब मैं अकेला मालिक नहीं हूं। नाउ दे आर टू और मोर देन टू पर्सन्स आर देयर, टू और more persons are there who control the business, who makes the policy for the business, who share the profit of the business, उसको हम लोग कहते हैं पार्टनरशिप। कंपनी आएगा, वो भी बताएंगे कॉर्पोरेट क्या होता है, वो सब देखेंगे। ये फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं लेकिन काम सबका एक होगा, प्रॉफिट मोटिव होता है। कौन सा मोटिव होता है? अच्छा, द सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑन हाउ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली दीज रिसोर्सेज आर मैनेज्ड। होता क्या है, जरा ढंग से सुने कि एक लाइन बीच में स्किप हो गई है शायद, कि जब हम कोई बिजनेस करते हैं ना तो उसमें, अब मैं यहाँ पर तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेरा ध्यान बाहर भी जा रहा है, कोई आ रहा है, उसको प्रॉपरली बैठाया जा रहा है कि नहीं बैठाया जा रहा है। तुम लोग को सारी चीज़ें प्रॉपरली एग्जिस्ट की जा रही हैं, नहीं की जा रही हैं? मेरी बात समझना, हाँ या ना। रिसोर्सेज सारे यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो भी देखना है। कौन सा? रिसोर्सेज, संसाधन। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? संसाधन। मान लो मेरे पास 4 कमरे हैं, दे आर 4 रूम्स, मान लेते हैं। 3 रूम में बहुत भीड़ बढ़ रखी है, एक रूम में पूरा स्टोर रूम बना रखा है। हम चाहें तो उस रूम को खाली करके हम अपनी इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। फालतू का सामान रखा है भैया, हटाओ उसको, बाहर करो, तुम्हारे आने जाने बैठने और काम करने की जगह मिल जाएगी। तुम 3 कमरे में ही क्यों मरे पड़े हुए हो? तो हम ये देखते हैं मेरे सारे रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूज हो रहे हैं कि नहीं, एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं कि नहीं। अब मान लो मेरे यहाँ कोई ऑपरेटर काम कर रहा है, उसका कंप्यूटर ठीक नहीं चल रहा, उसका कंप्यूटर हैंग कर रहा है, बार बार हैंग कर रहा है। सोचो, जब भी हैंग करेगा वो रीस्टार्ट करेगा, वो हैंग करेगा रीस्टार्ट करेगा, उसका काम खराब होगा, वो इफेक्टिवनेस नहीं आ पाएगी, वो एफिशिएंट तरीके से नहीं काम करेगा। मेरे पास 3 कंप्यूटर पड़े हुए हैं, अब मैं ठहरा कंजूस आदमी, मैं ठहरा भाई, देखो हम काहे के लिए कंजूस अब मैं ठहरा कंजूस आदमी। तो अब बताओ, मैं कह रहा हूं मैं नहीं निकालने दूंगा कंप्यूटर, भाई नया कंप्यूटर ऐसे कैसे निकालूं, तुमको उसी में ही काम करना है। अब बताओ उससे नुकसान किसका है? इन टोटली बिजनेस का है ना नुकसान, है ना। तो हमें ये देखना है रिसोर्सेज सही तरीके से, लोगों को सही इक्विपमेंट मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। अब समझ में आई बात? अच्छा, वही कह रहा था, द सक्सेस ऑफ बिजनेस, एक लाइन बीच में स्किप हो गई है, अब कैसे उड़ गई वो हमें नहीं मालूम, लेकिन ठीक है। द सक्सेस ऑफ द बिजनेस डिपेंड ऑन हाउ एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली दीज रिसोर्सेज आर मैनेज्ड। मींस द बिजनेस इज ऑल अबाउट टू मैनेज द रिसोर्सेज, टू यूटिलाइज दोज रिसोर्सेज प्रॉपरली। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? रिसोर्सेज यूज करने तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, मैंने कहा कि शुरू के टॉपिक में थोड़े आराम से बताऊंगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब आप लोग पढ़ते हैं ना, जब आप लोग को पढ़ाया गया है, जब पढ़ते हैं तो आपको बेसिक चीज़ें काफ़ी हद तक नहीं बताई गई, जिसके कारण आप लोग का जो कंसेप्चुअल नॉलेज होता है वो थोड़ा लो होता है। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखिए। Therefore, there is a need to ensure the businessman track the use of these resources. वो बिजनेसमैन का काम है कि वो ये देखे कि सारे रिसोर्सेज प्रॉपरली यूज हो रहे हैं या नहीं, उन पर ठीक तरीके से काम हो रहा है या नहीं। द रिसोर्सेज आर नॉट फ्री। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिसोर्सेज कभी फ्री नहीं होते। इवन जो पीछे अलमारी बुक शेल्फ दिख रही है वो भी फ्री नहीं है, वो भी फ्री नहीं, उसका भी प्रॉपर यूज होना चाहिए। कबाड़ बनाकर रखा है बिल्कुल, तुम भी अपने पीछे देख सकते हो, बुक शेल्फ को कबाड़ बनाकर रखा है ना। तो ये नहीं, प्रॉपर रिसोर्सेज यूटिलाइज होने चाहिए। देखो देख रहे हैं सर,
चलो, द रिसोर्सेज आर नॉट फ्री एंड दस वन मस्ट बी केयरफुल टू कीप एन आई ऑन द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग देम एज वेल एज द बेसिक पर्पस। ठीक है, कहानी हो गई है। चलिए, होता क्या है, जब हम बिजनेस करते हैं हमको दो चीजें पता होनी चाहिए हर वक्त। मैंने क्या कहा? हर वक्त, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई शुड हैव दीज टू थिंग्स इन माई माइंड, और आई शुड हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट दीज टू थिंग्स। मुझे इन दो चीज़ों के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जब भी मैं बिजनेस कर रहा होता हूँ। किसी भी समय पर कोई आ जाए कहे आपका बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में, हमें तो पता ही नहीं। अरे ऐसा कौन सा धंधा कर रहे हो भाई तुम, फायदा या घाटा तुम्हें तो पता ही नहीं है। अच्छा, तुमको किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, हमें क्या पता। अरे भाई ये पता होना चाहिए, और तुम नहीं बताओगे तो और कौन बताएगा। ये दो चीजें, पहला व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस सिचुएशन ऑफ अ बिजनेस, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, what is the financial position of a business, how much I have to recover, what the amount of liability I have to pay, कितना मुझे किसी को देना है, कितना किसी से लेना है, मेरे पास एसेट्स कितनी है और लाइबिलिटी कितनी है। तो याद आया होगा आप लोग को, इसका सर नाम याद है बैलेंस शीट, है कि नहीं। फाइनेंशियल पोजीशन, किसी से कितना लेना है, किसी को कितना देना है, कितनी एसेट्स है मेरे पास, कितनी लायबिलिटी है, ये हमें कहां से पता चलता है? सर बैलेंस शीट कुछ कुछ याद आ रहा है। अच्छा सर, फायदा हुआ या घाटा, वो कहां से पता चलता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यानी हमें दो चीजें तैयार करनी पड़ती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जिस तरह तुम लोग आज पढ़ाई कर रहे हो, पास हो जाओगे क्या सीए में? सीए में पास हो जाओगे क्या? ठीक है, अभी हम वहां नहीं पहुंच रहे ट्रेडिंग अकाउंट पर। अगर सीए में एडमिशन लिया है तो सीए में पास हो जाओगे। नहीं, दिक्कत क्या है उसमें, ये बताओ। ओहो, फिर वही बात, मैंने कहा सीए में पास। अरे तुमने एडमिशन लिया है तो यहां क्यों आए हो? नहीं नहीं, यहां क्यों आए हो मेरे पास? पास होने के लिए, मेरे पास पास होने के लिए आए हो। उम्मीद तो यही है ना, बी पॉजिटिव। इसके लिए तुम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो चलेगा ना, अकाउंटिंग कंसेप्ट, नाउ एट दैट टाइम यू विल कम टू नो, आई विल टेल यू द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। मैं तुम लोग के साथ डिस्कस करूंगा आराम से, बहुत मजा आएगा उसमें, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। अभी मैं उसको बात करूंगा तो शायद मजा किरकिरा हो जाएगा आगे वाले लेक्चर का, ठीक है ना। उस लेक्चर को उस समय देखेंगे तो उसमें तुम्हारा मजा लेंगे, चिंता मत करना, ठीक है। बात समझ में आई? कहने का मतलब यह है कि हमें दो चीजें पता होनी चाहिए कि मुझे प्रॉफिट मिलेगा या लॉस, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, ये दो चीजें हमें हमेशा पता होनी चाहिए। और इसके लिए सपोर्ट करता है हमारा बिजनेस का अकाउंट्स। हमें अपने बिजनेस में अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ता है। क्या मेंटेन करना पड़ता है? अकाउंट्स। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग जरा ढंग से देखिए, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी है, और ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखना कितने बढ़िया तरीके से दी हुई है। एक एक वर्ड डेफिनेशन क्या बताता है, सारे के सारे फीचर्स बता देता है, सारे के सारे फीचर्स और उसके स्कोप को बता देता है। जरा ढंग से देखना, अकाउंटिंग इज द आर्ट। सर क्या बात कर रहे हैं, अकाउंट आर्ट है? ये तो हम लोग को पता ही नहीं था। अकाउंटिंग इज द आर्ट, आर्ट है अकाउंट? क्या अकाउंट साइंस है? बोलो, अकाउंट्स आर्ट है या साइंस? अच्छा, आते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब वही चीज लास्ट में बैलेंस शीट और पीएल। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, यानी एक प्रॉपर तरीके से, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, केवल रुपए वाली बात होगी। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। इंटरप्रिटेशन का मतलब वही होता है, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ का मतलब जो लास्ट में बैलेंस शीट और पीएल आएगा ना, ओनली बाय सीइंग दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बैलेंस शीट यू विल कम टू नो दैट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट और लॉस। यू आर नीडेड टू इंटरप्रेट द रिजल्ट, उस चीज को डिटेलिंग करना। जैसे तुम लोग को तुम्हारा रिजल्ट दे दिया जाए, तुम्हारा 100 में से 70 है अकाउंट्स में, कितना है?
तुम्हारा 100 में से 70 है, तुम्हारा 80 है आउट ऑफ 100, कौन बढ़िया है? कौन बढ़िया है? 100 में से 70 या 80 आउट ऑफ 100? आउट ऑफ 100। देखो ना, तुम लोग इंटरप्रेट कर ले रहे हो, इंटरप्रेट कर लिए। इसने 50 में से 45 मार्क्स पाए। कितने? 50 में से 45 मार्क्स पाए, और वो 100 में से 80 पा रहा है। 50 में से 45 पा रहा है और 100 में से 80 पा रहा है, तो 80 पाया है, बहुत ज्यादा है। कंपैरिजन से 100 से हो रहा है, 50 से हो रहा है, 50 में 45 ही पा रहा है, और 50 में 40 पाता तो दोनों सेम है। अच्छा, अरे वाह, ये तो तेज आदमी है, ये तो बिल्कुल ठीक है। इसको हम कहते हैं इंटरप्रेट करना। रिजल्ट को इंटरप्रेट करने का तरीका होना चाहिए। ऐसे नहीं 100 में 80 पाया, 50 में 45 पाया, वो तेज आदमी है, 80 पाया, ऐसा नहीं। ठीक है ना, कंपैरिजन करने का तरीका या इंटरप्रिटेशन का तरीका, उसी के लिए कह रहा है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग and summarizing in a significant manner for those things, either transaction or events, which can be converted into terms of money and interpreting the result thereof. That's it. क्लियर है? यानी हमें 3 चीजें समझनी है। रिकॉर्ड करना, सबसे पहला काम होता है रिकॉर्ड करना। कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, वी आर नीडेड टू रिकॉर्ड इट। कहां रिकॉर्ड करना है, किस तरीके से रिकॉर्ड करना है? क्लासिफाई करना। द सेकेंड थिंग इज क्लासिफाइंग। और जब क्लासिफाइंग हो जाता है, रिकॉर्डिंग हो जाता है, उसके बाद हम समराइजिंग तैयार करते हैं, यानी उसका बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट, ताकि उसके रिजल्ट को क्या कर सकें? इंटरप्रेट कर सकें। अब समझ में आई बात? दिस इज योर अकाउंटिंग। अच्छा, ये दिया किसने था? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, 1961 में ये डेफिनेशन दी गई थी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग है। देखा जाए क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स हमारे अकाउंट्स के। पहला ऑब्जेक्ट होता है प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, लूजर्स नहीं, यूजर्स। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रैशनल डिसीजन। रैशनल डिसीजन का मतलब होता है जो, जैसे तुम लोगों ने अभी डिसीजन लिया ना, रैशनल तरीके से लिया। ये नहीं कहा कि सर 100 में से 80 अधिक होता है, 50 में 45 कम होता है। रैशनल तरीके से तुम लोगों ने डिसीजन लिया, सोच समझ करके, विवेकपूर्ण स्थिति में। रैशनल का मतलब होता है विवेकपूर्ण। पहला कहता है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स फॉर रैशनल डिसीजन। आखिर हम इंफॉर्मेशन क्यों बना रहे हैं? ये जो बना रहे हैं पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट जो बना रहे हैं, ये क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? यूजर्स के लिए। और यूजर्स कौन होता है? मैं। तुम लोग कैसे यूजर्स हो गए? मैं हूंगा यू। कौन है यूजर्स? जिसका बिजनेस है वो यूजर होगा। अरे बोलो ना हाँ, कि तुम लोग यूजर बनोगे। ये जो बाहर बैठे हैं वो लोग यूजर बनेंगे, ऑफिस के बंदे वो यूजर बनेंगे। अरे एक बात बताओ, मान लो हमने किसी से माल खरीदा, वो हमारे बैलेंस शीट का क्या करेगा भाई? हमने किसी को माल बेचा, वो हमारी बैलेंस शीट का क्या करेगा? हाँ, स्टेक होल्डर। कौन? स्टेक होल्डर, जिनका बिजनेस मेरे स्टेक पर है। ओनली आई एम नॉट रेलिवेंट पर्सन टू हैव मींस to have control over the financial statement. There are so many other users. केवल मैं अकेला, I am not alone a users of the financial statement of mine. There are so many other users. और भी users हैं। कौन कौन यूजर है? जिनके साथ हम माल बेचते हैं, माल खरीदते हैं, यानी परचेजर, क्रेडिटर्स, डेटर्स, वो भी यूजर्स होते हैं। उनको भी देखना है भाई, जिसको हम माल बेच रहे हैं वो आदमी ठीक है, पैसा सही समय पर देता है कि नहीं। ऐसा तो नहीं हम माल बेच दें इसको और पैसे के टाइम क्या दिखा दे हैं? नहीं, ये क्या होता है? नहीं, बेस्ट ऑफ लक होता है। बेस्ट ऑफ लक होता है। अंग्रेजों को लगता है हम लोग उन लोग को, लेकिन होता है हम लोग उनको ठेंगा दिखाते हैं। ठीक है कि नहीं? इंडियंस के लिए क्या है और उन लोग के लिए क्या है? बेस्ट ऑफ लक। चलो, तो कहने का मतलब ये हुआ कि सामने वाले को हमें ये बताना होगा कि भैया हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो तुम्हारे लायक है कि नहीं। अच्छा, मैंने बैंक से लोन लिया है, बैंक वाले को भी देखना है कि जिसको हम लोन दे रहे हैं वो सही आदमी है या नहीं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, सही समय पर लोगों का पेमेंट करता है कि नहीं, कि पैसा मार करके बैठ जाता है। हाँ या ना? जिसको मैं उधार माल बेच रहा हूं, तो जो खरीद रहा है वो भी ये देखना चाहेगा जिससे हम माल खरीद रहे हैं,
ऐसा तो नहीं डिफेक्टिव ज़्यादा होता हो, रिटर्न्स ज़्यादा होते हों, सेल्स रिटर्न्स, हाँ या ना? हर साल इसके डेटर्स बदलते रहते हैं, इसके तो कॉमन डेटर्स हैं ही नहीं। इसका मतलब जिसको ये माल बेचता है वो इससे सेटिस्फाइड नहीं रहता, नहीं समझे? तो उनको रिकॉर्ड पता चलता है। बैंक, सरकार को हमसे टैक्स लेना है, गवर्नमेंट को, तो टैक्स लेने के लिए गवर्नमेंट कहेगी दिखाओ अपना हिसाब किताब, तो सही बनाया हो या नहीं। वो भी तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यूजर है। अरे कभी कभी जो पॉलिसी बनाई जाती है, नेशनल लेवल की पॉलिसी होती है, प्राइस फिक्सेशन, गवर्नमेंट को मान लो किसी चीज पर प्राइस फिक्स करना है, हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, हम तो इस इंस्टीट्यूट को कहेंगे ना आगे से 1 रुपए में पढ़ाए, इसके लिए प्राइस फिक्स करने जा रहे हैं, तो भैया तुम्हें हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए रहेगा। जैसे चीनी होती है, शुगर, वो प्राइस कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत आती है। किसमें आती है? प्राइस कंट्रोल। उसको कैसे मालूम कि प्राइस कितना तय करना है? गवर्नमेंट को उन सारी चीनी मिलों के क्या चाहिए होते हैं? डेटा चाहिए होते हैं, हाँ है ना? उसके बाद ही तो गवर्नमेंट डिसाइड कर पाएगी। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस। सिस्टमैटिक का क्या मतलब है? सिस्टमैटिक का क्या मतलब है? तरीके से। मैंने कहा अकाउंटिंग इज एन आर्ट। आगे तुम लोग देखोगे अकाउंटिंग इज नॉट ओनली एन आर्ट, इट इज साइंस ऑल्सो। इसको नॉर्मली हम लोग सोशल साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोशल साइंस बोलते हैं। ये अकाउंट्स जो है ना, वो हमारा कौन सा साइंस है? सोशल साइंस है। आर्ट क्यों है? क्योंकि इसको करने का एक तरीका है। इसको करने का एक, पहले आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, फिर आपको लेजर पोस्टिंग करनी है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना है, फिर बैलेंस शीट बनानी है। देयर इज अ वे। आप जंप नहीं कर सकते डायरेक्ट आज हम बैलेंस शीट बनाएंगे, नहीं कर सकते। और बनाने का देखो ना, इसके कॉलम्स फिक्स हैं। ये डेट है, ये पर्टिकुलर्स है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, लेजर फोलियो सब बनाते हो तुम लोग। ये क्या है? आर्ट है। हाथ से ही बनाते हो लाइनें? स्केल से बनाते हो? हाथ से कैसे बनाते हो? स्केल से यूज करते हो, पक्की बात है ना? बिकॉज इट इज एन आर्ट। साइंस कैसे है ये? इसमें कौन सा तुम्हारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला करके चाय, अरे बोलो पानी बनाना है? सिस्टमैटिक तो साइंस हो जाएगा, आर्ट होता है सिस्टमैटिक। आर्ट होता है सिस्टमैटिक, साइंस क्या होता है? साइंस में क्या होता है? उसको हम लोग कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। क्या बोलते हैं? कारण और परिणाम। अगर मैं तुम लोग को एक एंट्री दे दूं, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स मेरे यहां की गई है, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसका क्या मतलब निकला? हमसे उसने माल खरीदा है, इसका मतलब हमने उसको उधार माल बेचा है। यही तो मतलब हुआ, यही तो मतलब हुआ, हमने उसको उधार माल। तो तुम लोग को कैसे पता चला? मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। मैंने तो कहा एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नहीं, हाँ कहाँ, हमने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं। देखो ना, कारण और परिणाम दोनों पता चल रहा है। हमने एंट्री की, नाउ यू आर फाइंडिंग आउट द रिजल्ट, क्योंकि इसका एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीका है। कॉपी किस चीज से बनी हुई है? अच्छा, पेन किस चीज की बनी हुई है? प्लास्टिक से, है ना? लकड़ी की भी बन सकती है क्या पेन? हाँ बन सकती है, बनाने के लिए बनती है, बनती ऐसा नहीं बनती। कारण और परिणाम, किसी चीज को बनाने, भाई अगर हम दो चीजें मिला दें तो केमिकली इसका इंपैक्ट ये आएगा, हमको पहले से ही मालूम है। अरे भाई इसके ऊपर ये मत मिला देना, नहीं तो अभी ब्लास्ट हो जाएगा। हमें मालूम है कि ये कारण है, इसका ये परिणाम होगा, ये चीजें हैं, अगर इसमें ये चीज करेंगे तो इसका ये रिजल्ट आएगा। इन द सेम वे मैंने तुम लोग के सामने एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया, नाउ यू आर जस्ट फाइंडिंग आउट द रिजल्ट, उसका परिणाम बता रहे हो, ठीक है ना? तो कारण और परिणाम केवल साइंस से पता चलता है, और आर्ट होता है जहां पर हम किसी काम को सिस्टमेटिकली तरीके से करते हैं। एसर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट बता दिया, कहानी पूरी बता दी। टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, वो भी बता दिया। टू एसर्टेन द रिजल्ट का मतलब होता है प्रॉफिट या लॉस पता करना। टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, कितनी एसेट्स हैं और कितनी। टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन, सॉल्वेंसी पोजीशन का मतलब होता है कि मान लो आज की डेट में हमको किसी को 5 लाख रुपए देना है, गवर्नमेंट को अपने क्रेडिटर्स को 5 लाख रुपए देने हैं।
और बैलेंस शीट में मेरे पास कैश और डेटर्स मिला करके दिख रहा है 6 लाख रुपए, क्या ये सही है पोजीशन? हाँ ठीक, मीन्स कि हम उनसे 6 लाख लेकर इनको 5 लाख दे सकते हैं। मान लो 5 लाख दिख रहा है मुझे देना है, लेकिन एसेट साइड जब हम कैश और डेटर्स निकाल रहे हैं तो 2 लाख है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हैं? ध्यान दो मेरे लाल पढ़ाई पर, ये सब चीजें मिलेंगी नहीं, इसीलिए मैं बड़ा आराम से पढ़ा रहा हूं ये शुरू में, चिंता मत करना। मुझे किसी को पे करना है 5 लाख, कितना? लेकिन मुझे किसी से लेना केवल 2 लाख रुपए है, तो हम सही कंडीशन में हैं या नहीं? क्यों? क्योंकि 3 लाख का शॉर्टेज हम कहां से लाएंगे भाई? इसको हम कहते हैं सॉल्वेंसी पोजीशन। क्या हम इस लायक हैं कि मेरी एसेट्स मेरी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए जेन्युइन हो? वो हमें कहां से पता चलेगा? अकाउंटिंग से। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं अकाउंट्स के। यूजर्स को हेल्प आउट करना ऑब्जेक्ट होता है, फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, रिजल्ट पता करना, सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करना, और लास्ट मैंने क्या बताया अभी? टू नो द सॉल्वेंसी पोजीशन, दैट्स इट। ये हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं अकाउंट्स के। कोई दिक्कत हो तो बोलो, पक्का? सॉल्वेंसी का हिंदी शोधनी, देखो याद आ गया। हाँ? मैं सॉल्वेंट हूं या नहीं कि इनसॉल्वेंट हूं? दिवालिया तो नहीं हो गया मैं? ओ तो अब समझ में आई बात। अच्छा, एक नाम सुनोगे तुम लोग बुक कीपिंग का, मैं हल्का सा अभी इसका एग्जांपल देकर छोड़ दूंगा, नेक्स्ट सेशन में इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। बुक कीपिंग क्या होती है? बुक कीपिंग, दो वर्ड्स अलग अलग होते हैं। बुक कीपिंग इज डिफरेंट एंड अकाउंटिंग इज डिफरेंट। बुक कीपिंग इज डिफरेंट एंड अकाउंटिंग इज डिफरेंट। क्या फर्क है? जहां बुक कीपिंग खत्म होती है वहां अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। अरे ऐसे कैसे बुक कीपिंग? जहां बुक कीपिंग खत्म होती है वहां अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। बेसिकली अगर मैं कहूं, अकाउंटिंग थोड़ा टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है। बेसिकली अगर मैं बोलूं तो बुक कीपिंग हमारा रूटीन मैनर का काम होता है। मैंने माल बेचा, आई सोल्ड द गुड्स, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू रिकॉर्ड इट। इट्स अ रूटीन वर्क, इट्स अ रूटीन वर्क। ये हमें मालूम है कहां रिकॉर्ड करना है, दैट्स इट, दिस इज योर बुक कीपिंग। उसके बाद उसको फाइनेंशियल पोजीशन में ले जाना या छोड़ दो, बैलेंस शीट आ गई, बैलेंस शीट को अब इंटरप्रेट करना, बैलेंस शीट बनाना, ये टेक्निकल काम होता है, ये अकाउंटिंग होती है। क्या होती है? पक्की बात। अदरवाइज हम लोग जब भी अकाउंट्स बोलते हैं ना तो अकाउंटिंग का मतलब बुक कीपिंग भी उसमें शामिल हो जाती है। तो हम लोग पहले बुक कीपिंग सीखते हैं, बाद में अकाउंटिंग सीखते हैं। लेकिन तुम लोग को जो मालूम है यही मालूम है कि हम लोग अकाउंटिंग सीख रहे हैं। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत नहीं, लेकिन दोनों में फर्क है, ये याद रखो। बुक कीपिंग इज द स्टार्टिंग फेज और अकाउंटिंग इज द इंटरप्रेटेटिव रिजल्ट, या जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं तब। इज इट क्लियर? As defined by Carter, bookkeeping is a science and art, ठीक है, of correctly recording in books of account all those business transactions that result in transfer of money or money's worth। ये हम लोग आगे देखेंगे, चिंता करने की बात नहीं, मनी और मनी वर्थ का क्या मतलब होता है। बुक कीपिंग इज मैकेनिकल टास्क विच इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो कलेक्शन का काम होता है कि भाई कौन सा माल खरीदा, कहाँ माल बेचा, किसको सैलरी दी, कितनी चाय पी, कितना रिफ्रेशमेंट पर खर्चा हुआ, कितना भाड़ा दिया, कितना ऑफिस एक्सपेंसेस हुआ, कैलकुलेटर खरीदा, ये सब चीज़ें रिकॉर्डिंग को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। दूसरा, इवेंट और ट्रांजेक्शन्स में आइडेंटिफिकेशन करना, नेक्स्ट सेशन में आएगा, चिंता मत करना। इवेंट क्या होती है, ट्रांजेक्शन क्या होती है, पूरी एक कहानी चलेगी, मजा आएगा इसमें। मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी, ये भी नेक्स्ट सेशन में चलेगा, चिंता मत करना। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑर्डर, छोड़ देते हैं इसको। ये तुम लोग का सारा चीज जो चलेगा नेक्स्ट सेशन चलेगा। सबसे पहले तो तुम लोग को ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं और इवेंट्स क्या होते हैं। मालूम है तुम लोग को? मालूम है ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, इवेंट्स क्या होते हैं? मैं तो रास्ते से जा रहा था, ये ट्रांजेक्शन है या इवेंट है? नहीं, ये ट्रांजेक्शन है या इवेंट है? भेलपुरी खा रहा था, ये ट्रांजेक्शन है या इवेंट है? मैं तो सीटी बजा रहा था,
अब मैं गिर गया साइकिल चलाते चलाते, ये ट्रांजैक्शन है, इवेंट है। डॉक्टर के पास मुझे ले जाया गया, ये ट्रांजैक्शन है। हाँ, सर डॉक्टर के पास जाएंगे तो पैसा लगेगा देखने के लिए। उसके बाद डॉक्टर ने मलहम पट्टी की, फर्स्ट एड किया, वो भी ट्रांजैक्शन है। उसके बाद डॉक्टर ने पैसा मांगा, नहीं तो इसके पहले क्या था फिर? अब ऐसे कैसे इवेंट? अब तुम लोग तो अपने मर्जी से काम कर रहे हो बिल्कुल। डॉक्टर के यहाँ ले गए तो कुछ लोग बोले ट्रांजैक्शन है, उसने मलहम पट्टी की तो कुछ लोगों ने बोला ट्रांजैक्शन है, उसने पैसा मांगा तो ये ट्रांजैक्शन है, मैंने पैसा दिया। अब बताओ अब ये ट्रांजैक्शन है क्या? ये तुम लोग के लिए होमवर्क है नेक्स्ट सेशन में। क्या बोले? ऐसे कैसे बता दें हम? नेक्स्ट सेशन के लिए तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं, ये तुम लोग पता करके आना व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। और एक चीज़ ये याद रखना, ये भी पता करके आना कि क्या इवेंट्स को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं या नहीं। मैं 2 काम दे रहा हूं, कौन सा? कि ट्रांजैक्शन इवेंट्स में फ़र्क क्या है, और क्या हम लोग इवेंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं या नहीं। बस करके आओगे? थैंक यू बच्चों।